हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के बहुत ही दमदार टॉपिक के बारे में, जो कि साइंस का चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जितने भी बड़ी चीजें दिखती हैं हमको, द बिगर थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ओके, इस तरीके से हमारी दुनिया में ऐसे भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम अपने खुले आंखों से नहीं दिख सकते। उनके लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के यूज करने पड़ते हैं उनको देखने के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी? कभी आपने ओके देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हमारे नजरों से परे होती है, हम लोग अपनी नजर से उनको देख नहीं पाते। ओके, और क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है, दोज आर टाइनी ऑब्जेक्ट्स, इसलिए उनको अपनी आंखों से देख नहीं पाते। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे रहस्य हैं जो कि छुपे हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, उनको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हाउ द ऑर्गेनिजम्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर क्लासिफाइड, okay, according to their size, their complexity, okay, whether they are living or non living, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इनविजिबल वर्ल्ड, ओके, इनविजिबल वर्ल्ड इन द सेंस कि हम अपने आंखों से जिन चीजों को देख नहीं पाते हैं, तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप, ओके, माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। ओके, तो हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने कभी कभी ऐसा सोचा है कि आसपास की जो इनविजिबल दुनिया है उसमें कौन सी चीजें छुपी हुई है जो कि हमसे परे हैं। हमने आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन चीजों के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग का ऑब्जर्वेशन उसको लेके बदलता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, उसको देखने का नजरिया हम चेंज करते हैं। ओके, उसके बाद हम पता लगाते हैं कि दुनिया में ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि काफी छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उनको अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसीलिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप एंड लेंसेज, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। ओके, एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो का मींस व्हाट, स्मॉल। ओके, स्मॉल, उनको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, वो इतने छोटे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So there are various types of microorganisms. We will study them later on this chapter. Okay, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर हमारे दुनिया में the amazing variety of living beings. There are different varieties of living beings found on this earth. Okay, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमको बहुत सारे प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स नजर आएंगे। ओके, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के, और कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जो कि काफी टाइनी होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ओके, एंड कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं। वैसे जैसे आपको बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि काफी छोटे होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं। सो दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर, सिर्फ उनके स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट नहीं होते, बल्कि उनके दूसरे फीचर्स भी डिफरेंस होते हैं। ओके, मैंने जैसे बताया आपको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, काफी बड़े हो गए या छोटे हो गए, उनके स्ट्रक्चर में सिर्फ वो डिफर नहीं करते, बल्कि उनके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। ऑल दिस लिविंग बींग्स, whether plants or animals, are called organisms. तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं दुनिया में, प्लांट्स हो, ऑर्गेनिजम्स हो, ओके, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स। मैंने इसे बताया कि जितने भी दुनिया में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनका शेप अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है। ओके,
तो क्योंकि डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, फीचर्स अलग होते हैं, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू? तो कभी आपने अपने आसपास ओके ऐसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स को देखे हैं? ओके, हमारे नेकेड आई से वो विजिबल नहीं होते, हमारे खुले आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल ए थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी? तो आप सोचिए एक बार कि फिर हमारी आंखें कौन सी ऐसी वस्तु होती है, छोटी वस्तु जिनको देख सकती है, तो कौन सी ऐसी वस्तु होती है जिनको नहीं देख सकती? So these are the different questions that arises in our mind whenever we learn about these organisms or we think about these organisms. ये सब हमारे दिमाग में आते हैं। ओके, तो the human eye can only see objects that are above a certain size. तो human eye ऐसे ही ऑब्जेक्ट को देख पाती है जो कि एक सर्टेन साइज के होते हैं। ओके, उनका एक सर्टेन साइज होगा, ओके, एक लिमिटेड साइज होगा, तो उनको हम देख सकते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम many tiny things are around us remain unknown. काफी लंबे समय तक बहुत सारी ऐसी चीजें ना हम लोग आज तक जान नहीं पाए, देख नहीं पाए। ओके, मतलब हमारे नॉलेज के दायरे में वो सब चीजें थी ही नहीं। ओके, long ago people discovered that a curved piece of glass could make a small things look bigger. तो बाद में कुछ समय जाने के बाद लोगों ने ये डिस्कवर किया कि जो कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास होते हैं ना, जिनको हम लोग लेंसेज कहते हैं, ओके, जैसे कि ऐसी होती हैं कुछ लेंसेज जिनको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, क्योंकि इनका जो शाइनिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है। ओके, जो आउटवर्ड निकले होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही था क्लास 7 में। ओके, तो इस तरीके से हमको पता चला कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन कुछ ऐसी ग्लासेस हैं जिनको हम यूज करेंगे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाएंगे। ओके, तो वो जो लेंटिल होता है ना, मसूर, मसूर जो होता है उसके सीड की तरह होता है, उसके बीज की तरह होता है। ओके, थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस, मतलब मिडिल में क्या होता है? ठीक होता है, और एजेस में आके थिन होता है। मिडिल में ठीक होता है तो एजेस में आके थिन होता है। Hence they are called lens, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है, इसलिए इनको हम लेंस कहते हैं। Over time lenses were improved to become more powerful. धीरे धीरे करके लेंसेज में और एडवांसमेंट हुआ और लेंसेज को और पावरफुल बनाया गया। Each new tool from simple magnifying glasses to microscope, कोई भी न्यू टूल चाहे एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके माइक्रोस्कोप तक का, helped humans see what their eyes could not, वो हेल्प करते थे ह्यूमंस को वो देखने के लिए जो उनकी आंखें नहीं देख पाती थी। उन छोटी चीजों को जिनको ह्यूमन की आंखें नहीं देख पाती थी, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे उन चीजों को देखने के लिए। ओके, एंड द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन्ड ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया, ओके, और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आने लगे। हम उस दुनिया के बारे में जानने लगे जिसके बारे में हमको कभी पता ही नहीं था। ओके, एंड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर्स वी विल एक्सप्लोर सम मोर दिस लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो टाइनी क्रिएचर्स के बारे में, उस वर्ल्ड के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि यहां बताया गया है कि हमने देखा होगा कुछ लोगों को, ओके, जो कि यूज करते हैं ग्लासेस रीडिंग करने के लिए। हम अपने मम्मी पापा दादा दादी को देखते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनका आईसाइट कमजोर हो जाता है तो वो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं चीजों को अच्छे से देखने के लिए, पढ़ने के लिए, या पढ़ने के वक्त भी लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हाउ डज इट हेल्प देम टू सी बेटर, और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे ना किसी चीज को देखने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं छोटी चीजों को देखने के लिए अच्छे से, ओके, उसको लार्ज इमेज उसका फॉर्मेशन करके देखने के लिए, उसको जूम करके देखने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? अगर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, ओके, एक
लेबोरेटरी में हमारे इंस्ट्रूमेंट होता है एक राउंड बॉटम फ्लास्क। अगर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, ओके, जो ग्लास का बना होगा, और उसको पानी से भर देंगे, उसको क्या करेंगे, उस ग्लास को पानी से भर देंगे और उसके माउथ में एक कॉर्क फिट कर देंगे, रबर का या फिर वुड का एक टुकड़ा आता है कॉर्क, उसको फिट कर देंगे, ओके, उसके माउथ में, उस फ्लास्क के। अब उस फ्लास्क को हम एक ओपन बुक के ऊपर रखेंगे, तो जब भी कभी आपने देखा होगा, जब भी हम लोग ऑफिसेस में जाते हैं, वहां पे जो टेबल वगैरह होते हैं, उसमें जो ग्लास पड़े होते हैं, नीचे कोई कुछ अगर पेपर में रखा होता है ना, जो लेटर होता है ना, उसको वो थोड़ा हमको बड़ा दिखता है। अब देखना एक बार, आप इमेजिन करना कि ऑब्जर्व करना आप जाके कि जो भी ऑफिसेस होते हैं या अपने घर में भी, अगर जो ग्लास होता है ना, ग्लास, उसके नीचे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे, कुछ लेटर्स होंगे ना, वो हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ओके, तो डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, द लेटर्स अपीयर लार्जर, तो हमको लेटर क्या करते हैं, लार्जर दिखाई देते हैं व्हेन वी सी थ्रू द फ्लैक्स। तो इस फ्लैक्स के थ्रू, जो पानी से भरा हुआ फ्लैक्स है ना, उसके थ्रू हम लोग अगर लेटर्स को देखेंगे ना, वो लेटर का साइज हमको बड़ा नजर आएगा। ओके, दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लैक्स filled with water acts like a magnifying glass। ये इसलिए होता है कि वो जो फ्लैक्स जो वाटर से भरा हुआ है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ओके, तो इस तरीके से। ओके, कॉर्क सेल्स क्या होते हैं, देखिए, कॉर्क मतलब बार्क ऑफ द कॉर्क ओक ट्री। ओक ट्री का जो बार्क होता है, छिलका होता है, उससे कॉर्क बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जब मैग्नीफाइंग ग्लास को 100x से जूम करके या फिर माइक्रोस्कोप को 100x से जूम करके जब हम उसमें इस कॉर्क को देखते हैं, तो इस कॉर्क में हमको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। देखिए, वुड के छोटे छोटे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये हनीकॉम्ब है, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, हनीकॉम्ब के जो ब्लॉक्स होते हैं, उस तरीके से नजर आते हैं। तो इनको हम लोग क्या नाम दिया है, इनको सेल्स बोलते हैं। एक एक कंपार्टमेंट जो होते हैं ना, इन्हीं को सेल कहा जाता है। ओके, हम सेल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे बार्क ऑफ ट्री लिया, उसमें एग्जामाइन किया, तो वहां पे हमने देखा क्या कि छोटे छोटे ब्लॉक्स कंपार्टमेंट्स हमको नजर आ रहे हैं। जैसे कि एक दीवार होती है ना, उसमें जो ईट होता है, दीवार का एक यूनिट होता है, उस तरीके से सेल यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं हमको। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सेल्स। इनको क्या कहेंगे, सेल्स। इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी अगर सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओके, कि यहाँ पे है जैक्रियस जॉनसन, जिन्होंने 1590 में पहली बार लेंस को यूज करके माइक्रोस्कोप की डिजाइन करी थी। फिर उसके बाद है रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक टर्म दिया था सेल। सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको पॉइंट किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ओके, उन्होंने क्या किया था, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया था। डिस्कवर करके उन्होंने बार्क ऑफ ए ट्री को लेके जब उन्होंने जूम किया, उसको माइक्रोस्कोप पे देखा उन्होंने, तो उनको ना उनके सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू कुछ कंपार्टमेंट्स, कुछ ब्लॉक्स नजर आए। ओके, और उसी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या ब्लॉक्स जो स्पेस थे ना, उनको उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। उसके बाद आए एंटोनी वैन लेवेनहॉक। एंटोनी वैन लेवेनहॉक, उन्होंने पहली बार, मतलब रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, उसको और एडवांस करके जब वो लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं, तो वहां पे वो पहली बार ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने बैक्टीरियल सेल्स का डिस्कवरी किया, और उसके साथ साथ लिविंग सेल्स के बारे में भी स्टडी किया। उसीलिए एंटोनी वैन लेवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस तरीके से आगे बढ़ता है कि सेल की डिस्कवरी कब हुई, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने पब्लिश किया एक बुक, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, शोइंग डिटेल ड्राइंग ऑफ टाइनी थिंग्स। उन्होंने वहां पे छोटे छोटे चीजों का डिटेल्स में ड्राइंग बनाया था, बताया था कि वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने 200 to 300 टाइम्स उसको जूम किया था। उस बाद 1660 तरफ आए एंटोनी वैन लीवेनहॉक, उन्होंने और बेटर लेंसेज बनाए, ओके, और माइक्रोस्कोप्स बनाए, और वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने
छोटे छोटे लिविंग सेल्स और बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स के बारे में पहले जानकारी दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी उसको स्टडी करके, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो कॉर्क ने देखिए, कॉर्क में क्या ऑब्जर्व किया गया था कि हुक ने ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क का जो स्लाइस है उसमें छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस है, जो कि हनीकॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना हनीकॉम्ब, उसके छोटे छोटे स्पेस या कंपार्टमेंट्स की तरह नजर आ रहे हैं, और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चों, सेल का नाम। तो छोटे छोटे जो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स वहां पे उन्होंने कॉर्क में देखे, स्ट्रक्चर देखे, उन्हीं छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस को उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल। उन्हीं स्पेस को उन्होंने नाम दिया सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेल क्या होता है। जैसे एक ओनियन है, ओनियन को अगर हम धोएंगे, उसको काट के उसके इनर सरफेस से ओके उसका पल्प निकालेंगे, ओनियन पिल जिसे कहा जाता है, उसका पिल निकालेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये इस तरीके का नजर आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट से ये ओनियन का जो पिल बना हुआ है, इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज अ सेल? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स है ना, चाहे बड़े एनिमल्स से लेकर छोटे एनिमल्स तक का जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट एनिमल सब कुछ, जितने लिविंग बीइंग्स हैं सब सेल के बने हुए हैं, उनकी शुरुआत ही एक सेल से होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ओनियन सैंपल ले लेंगे, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ओनियन को कट करेंगे और वहां से उसका एक पतला सा पिन निकालेंगे बाहर। ओके, और उस ट्रांसपेरेंट लेयर को, जो पिन निकलेगा ना वो ट्रांसपेरेंट लेयर होगा, जैसे पॉलिथीन जैसे दिखता होगा, बहुत ही पतला, उसको जब हम उसमें सेफ्रानिन सॉल्यूशन डालेंगे और उसको पानी के साथ रिंस करेंगे, धोएंगे, और उसको स्लाइड के अंदर प्लेस करके, उस पिन को स्लाइड के अंदर प्लेस करके हम अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, हमको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर हमको नजर आएगा। तो क्योंकि सेफ्रानिन हमने ऐड किया था तो कलरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा हमको, ये सब ब्लॉक्स वगैरह नजर आएंगे। तो दिस ब्लॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आर द सेल्स ऑफ ओनियन। वो ओनियन के पिल के सेल्स हैं। क्या है, सेल्स हैं। तो सेल्स, इससे हमको पता चला कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है, सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत होती है उसके लाइफ की, वो सेल से होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लाइफ की शुरुआत सेल से होती है। ओके, तो अभी हमने सेल के बारे में सीखा कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा कि सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे जो सेल होता है, उस सेल के अंदर भी बहुत सारे उसके ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो कि सेल को उसके डे टू डे फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से बच्चों अब जो सेल की जो कहानी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो सेल के अलग अलग बेसिक पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ सेल का, हो गया। तो इसका एक मिडिल पोर्शन होता है जो सेंट्रल रीजन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, द थिन आउटर लेयर दैट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो याद रखिए कि जो मिडिल रीजन है ना, मिडिल पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये बाहर का जो लेयर है, ओके, द बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे फ्लूइड जमा होकर रहता है। सो द पार्ट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। समझ आया? तो इसका मतलब है कि द थिन आउटर लेयर बिटवीन, ओके, द थिन आउटर लेयर दैट एनक्लोजेस, जो क्या करता है, एनक्लोज करके रखता है किसको, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। जो बाहर का जो थीन लेयर इसको एनक्लोज करके, बंद करके जो रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अदर। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखता है।
जिससे हमारे घर का बाउंड्री होता है ना, वो क्या करता है, दूसरे हमारे पड़ोस वाले घर से हमारे घर को सेपरेट रखता है। इस तरीके से सेल का सेल मेम्ब्रेन जो क्या करता है, सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखता है। ओके, अब वो काफी पोरस होता है, पोरस का मतलब काफी सॉफ्ट होता है, और दे हैव टाइनी पोर्स, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मटेरियल्स को अंदर और बाहर मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, मटेरियल्स को अंदर और बाहर मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर भेजेगा, उसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिलेक्ट करके जो एसेंशियल चीजें हैं उसी को अंदर जाने देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, जैसे मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो फ्लूइड रीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। So the space between the cell membrane and nucleus, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। एंड इट कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ओके, एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल सॉल्ट, मोस्ट लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस हियर। तो बोला गया है कि ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सब वहां पे डिसॉल्व होकर रहते हैं। उसके साथ साथ वहां पे सेल के भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ओके, उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस सेल के अंदर वो पॉसिबल बनाती हैं। उसके बाद अगर हम सेंट्रल पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल एंड द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे ये राउंड स्ट्रक्चर है मिडिल में सेल के, और ये पतले से एक लेयर के द्वारा कवर होकर रहता है। तो दैट लेयर व्हिच कवर्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर होता है जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो इट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन द सेल। तो सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हमको, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ओके, हमारा दिमाग जो है वो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी में जितने हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, हमारे बॉडी में जितने एंजाइम्स होते हैं, बॉडी किस तरह से काम करता है, न्यूरो सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उस सब को कौन रेगुलेट करता है, हमारा ब्रेन। इसी तरीके से सेल में, सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस, सेल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ना उनको रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। ओके, और ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है सेल के। उसके बाद सेल में, खास करके प्लांट सेल में, एनिमल सेल में तो नहीं, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर स्ट्रक्चर रहता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर स्ट्रक्चर रहता है। किसमें बताया मैंने, याद रखिए, सिर्फ प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है हमारे सेल का, उसके बाहर प्लांट सेल में आउटर स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सिर्फ प्लांट सेल में पाया है सेल वॉल। Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall। मैंने बोला ना, जो प्लांट सेल्स होते हैं जैसे ओनियन पील सेल, उनके पास एक आउटर लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब सेल वॉल का काम क्या है, which provides rigidity and strength to plants, जो कि प्लांट को एक कठोरपन देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनको ताकत देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या, सेल वॉल। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो हमने जो बेसिक कंपोनेंट्स एक सेल के अंदर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल के बारे में। तो यहाँ पे आप जो सेल देख रहे हैं, दीज आर ह्यूमन चिक सेल्स। कौन से सेल्स हैं, ह्यूमन चिक सेल्स हैं। ओके, जो कि हमारे माउथ के अंदर का जो लाइनिंग होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं ह्यूमन चिक सेल्स, तो इसको ह्यूमन चिक सेल्स लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला गया है कि अगर हम अपने माउथ को साफ पानी से धोएंगे एक बार, उसके बाद हम क्या करेंगे, टूथपिक पकड़ के
हमारे जो अंदर का माउथ का लिनिंग है, ओके, वहां से कुछ स्क्रैप करके अगर लाएंगे और उसको क्लीन ग्लास में रखेंगे, एक लेयर यहाँ से स्क्रैप करके लाएंगे और उसको हम क्लीन ग्लास में रखेंगे एक स्लाइड में, और हम क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन करेंगे, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। और ये क्योंकि हमारे यहाँ चीक के पास से निकाला गया, इनको ह्यूमन चीक सेल्स कहा जाता है। और ह्यूमन चीक सेल्स में जो कि अभी हमने सेल्स के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था ना, वही सब दिखाया गया है यहाँ पे ह्यूमन चीक सेल्स में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ह्यूमन चीक सेल्स में दिखाया गया है कि ये अगर एक सेल है तो जो उसका आउटर लेयर है ना, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब जो आउटर लेयर के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो लेयर है, दैट इज व्हाट, दैट स्ट्रक्चर, दैट फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और मिडिल में ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज न्यूक्लियस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये ह्यूमन चिक सेल का डायग्राम है, और यहाँ पे हमको सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनके बारे में दिखाया गया। ओके, अब देखिए, हमने तो अभी ह्यूमन चिक सेल के बारे में डिस्कस किया, अभी एक बार हम लोग प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना बच्चों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल। तो देखिए, cells in all parts of the plant have tiny rods in structure called plastids। यहाँ पे आपको प्लास्टिड नजर आ रहा होगा, मतलब आप यहाँ पे देखो कि ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है, उसमें कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर हमको नजर आते हैं, जिनको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। अब जो रॉड शेप स्ट्रक्चर जो प्लास्टिड है, वो क्या करते हैं, प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को कुछ पिगमेंट देते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्या करता है, प्लांट को पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है आपको पता है, वो फोटोसिंथेसिस में है, सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट को केमिकल एनर्जी में यूज करके वहां से फूड तैयार करता है। तो प्लास्टिक होता है कुछ स्ट्रक्चर, वो किसमें हेल्प करता है प्लांट को वो हेल्प करता है टू मेक सम पिगमेंट्स। ओके, जिसके थ्रू प्लांट क्या कर सकता है, लाइट एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करके फूड बनाएगा अपने लिए। और जैसे मैंने बताया ना अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसमें क्लोरोफिल होता है which makes them green, जिससे वो ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है। अब प्लांट सेल आल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस। अब प्लांट सेल में एक लार्ज स्पेस होता है, एम्प्टी लुकिंग स्पेस, आप देख सकते हो ये वाला स्पेस, इट्स अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ओके, सो दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। ये हेल्प करता है प्लांट के सेल को इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस स्टोर करने में। ओके, और जो वेस्ट प्लांट के बॉडी में है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उस वेस्ट प्रोड्यूस को निकालने में भी हेल्प करता है। और प्लांट के शेप, प्लांट का जो सेल होता है, उसके शेप को मेंटेन करने के लिए भी वैक्यूल हेल्प करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। उसके साथ जो एनिमल सेल होते हैं, उनमें भी वैक्यूल्स होता है। ओके, वैक्यूल्स होता नहीं भी होता। ओके, अगर होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, प्लांट सेल में वैक्यूल्स नहीं होते आमतौर पर, अगर होंगे इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, वो काफी छोटे होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स नहीं होते आमतौर पर, अगर होंगे भी ना तो वो काफी छोटे होते हैं। ओके, इतने छोटे होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं कि ओके, वो वाटर से डिसॉल्व करके रखते हैं, बहुत ही कम सब्सटेंसेस अपने पास कैरी करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल सेल है ना, उसका जो वैक्यूल है ज्यादातर स्पेस कैरी करके रखता है। ओके, सॉरी, जो प्लांट सेल है ना, वहां पे जो वैक्यूल है वो ज्यादा स्पेस कैरी करके रखेगा। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन वहां पे जो वैक्यूल है ना, वो बहुत ही कम सब्सटेंसेस अपने पास स्टोर करके रखता है। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखिए, हमारे बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं ना, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हमारे बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो मसल सेल्स, ये सब है मसल सेल्स। मसल सेल्स स्ट्रिएटेड फॉर्म में होते हैं। ओके, और स्पिंडल शेप के होते हैं, काफी लंबे लंबे होते हैं। तो ये देख सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल सेल्स,
ये है कार्डियक मसल सेल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स उनको कार्डियक मसल सेल्स कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे ओके हमारे बेली के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मसल सेल्स, स्ट्रिएटेड, कार्डियक और स्मूथ। ओके, और ये कार्डियक मसल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। और आप इधर देख सकते हैं, ओके, ये है स्ट्रक्चर नर्व सेल का, न्यूरल। तो ये हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है और इसका काम होता है कि मैसेजेस वगैरह हमारे बॉडी के ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज को हमारे ऑर्गन तक का लेके आना। ओके, तो जो मसल सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, काफी पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, और वो हेल्प करते हैं मसल सेल्स किसी चीज को रिलैक्स करने में, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। मैं अपने हाथ को क्यों हिला पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे आर्म्स में मसल सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मेरे को मूवमेंट दिखाने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, उस तरीके से नर्व सेल जो काफी लंबे होते हैं, ब्रांच होते हैं, ओके, एलोंगेटेड होते हैं। ओके, और ये न्यूरल्स, इनको न्यूरल्स भी कहा जाता है और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। ओके, जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, नर्व सेल्स। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जो सेल होता है, जैसे मैंने बोला कि सेल से हमारे हमारे जो दुनिया है, हमारा जीवन है, वो सेल से शुरू हुआ है। हमारा जीवन है वो सेल से शुरू हुआ है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जर्नी है वो सेल से शुरू होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसे हम दीवार बनाते हैं ना, दीवार में एक एक इकाई जो जुड़ती है वो ईंटों की होती है। इस तरीके से हमारा बॉडी भी जो बना हुआ है ना, वो एक एक इकाई से बना हुआ है सेल्स के। ओके, अब देखिए, जब ग्रुप ऑफ सेल्स, ये तो सेल है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ cells, okay, and having similar functions, जब ग्रुप ऑफ सेल जुड़ जाते हैं और एक तरह का काम करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यूज। क्या बोलते हैं? टिश्यूज। तो सेल्स के बाद फॉर्मेशन होता है टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं, एक तरह का काम करते हैं, उनको टिश्यूज बोलते हैं। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैविंग सिमिलर सेल्स, उनको हम लोग क्या फॉर्मेशन होता है? टिश्यूज से बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। पहले सेल है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं तो बनते हैं टिश्यूज। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन। अब जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स द मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ओके, तो देयर आर डिफरेंट सिस्टम, ओके, दैट इज वर्किंग विद इन आवर बॉडी, और वो अलग अलग काम करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन मिलने से ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। तो जब एक इंसान बन गया, उसकी बॉडी बन गई, उसको हम क्या बोलेंगे? इसी लिविंग स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। तो ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एन एनिमल। तो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो जब एक साथ काम करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्लांट के बॉडी का या फिर एक एनिमल के बॉडी का। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैं इस तरीके से, तो क्या आपको पता है कि जनरल नॉलेज है कि आज तक जो लार्जेस्ट सिंगल सेल पाया गया ना दुनिया में, वो है ऑस्ट्रिच का एग। वो क्या है? ऑस्ट्रिच का एग है। ये सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट सिंगल सेल, ओके, दुनिया में जो पाया जाता है। ओके, तो ये ऑस्ट्रिच का जो एग है ना, ओके, द यॉक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज सिंगल सेल। तो उसके अंदर जो यॉक पाया जाता है ना ऑस्ट्रिच के एग के अंदर, वो सिंगल सेल होता है। ओके, एंड द लार्जेस्ट नोन सेल इन द वर्ल्ड। ओके, इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर का होता है। 130 से 170 मिलीमीटर का डायमीटर होगा, ये उतना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग। ये लार्जेस्ट सिंगल सेल नोन है। ओके, द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल। इसमें इस सेल में एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल होता है। ओके, जैसे कि सेल या फिर प्रोटेक्शन एक व्हाइट लिक्विड होता है जो कि इस सेल के डेवलपमेंट को
कंटिन्यू करने में मदद करता है। ओके, एक्स्ट्रा लिक्विड होगा सेल के डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने में मदद करता है। ओके, तरीके से। तो जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं। अभी तो हमने सेल के बारे में डिस्कस किया, we will now discuss about microorganisms. Okay, some living organisms are made up of just one or very few cells. हमको पता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। They are so small that they cannot seen with the naked eye. वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपने naked eye से नहीं देख सकते। These are called microorganisms. इसीलिए इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म कहा जाता है। Okay, and some microorganisms like bacteria and amoeba are made up of just one cell. याद रखिए, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। ओके, उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जो एक सिंगल सेल के बने होते हैं। एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड एमोएबा। ओके, उस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगी और एल्गी। ओके, वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। जो एक सिंगल सेल से बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल से, दो या दो से अधिक सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? मल्टीसेलुलर। जैसे एग्जांपल है फंगी, एल्गी, प्लांट, एनिमल, ये सब। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो काफी छोटे होते हैं, वो आसपास हमारे हर तरफ देखने को मिलते हैं, अभी भी सराउंडिंग में घूम रहे हैं। हो गया? वाटर, सॉइल, एयर, इवन इनसाइड आवर बॉडी, हम लोग इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आपको जब कुछ बीमारी हो जाती है, या इफ यू सफर फ्रॉम एनी डिजीज, और इफ यू आर गेटिंग इल, तो आप जाते कहाँ पे हो? आप किसी फार्मा के पास जाते हो, आप किसी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कोई मेडिकल जाते हो, तो वहां पे वो क्या करते हैं? आपका ब्लड सैंपल लेके वो माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन करते हैं और उसे पता करते हैं कि आपके ब्लड में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, और उसे पता करते हैं कि आपको कौन सा डिजीज हुआ है, इस तरीके से। तो कभी कभार देखना, आपको टाइफाइड हो जाता है तो बैक्टीरिया कॉज करता है, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, ये सब वायरसेस के काम है। ओके, इस तरीके से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं। ओके, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? कभी आप तालाब नहाने गए हो, वहां पे स्टेगनेंट वाटर नहीं आता है, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है जो है जमा हुआ पानी। ओके, तो वहां पे क्या होता है? जब पानी बाहर नहीं होता है या जम जाता है, जम जाने से वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग फॉर्म में देखे जाते हैं। अगर हम सैंपल लाएंगे और उस सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करेंगे, तो वहां पे बहुत सारे कीटाणु जीवाणु, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अगर हम बाहर का बालू वगैरह कलेक्ट करके लाते हैं, उसको अगर एक बीकर में डालते हैं और वहां पे पानी डाल के अगर उसको स्टीयर करते हैं ना, तो वहां पे भी कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमको नजर आएंगे। तो वहां पे भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके सैंपल से नजर आएंगे। तो यही टीनी क्रिएचर्स को, यही छोटे छोटे क्रिएचर को हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम शॉर्टली माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग शॉर्टली माइक्रोब्स भी कहते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एमोएबा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एमोएबा एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल होता है, मूविंग होता है और इरेगुलर शेप का होता है। ये पैरामीशियम, पैरामीशियम में एक प्रोटोजोआ है, देख सकते हो। ओके, ये भी सिंगल सेल होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करते रहता है क्योंकि उसके पास स्पेशियल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उनको मूव करने में मदद करते हैं। उसमें आल्गे, ये सिंगल सेल होता है, ये ग्रीन दिख रहा है बिकॉज इसके पास एक ग्रीन पिगमेंट है। देखिए ये ग्रीन दिख रहा है क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट है। इसका मूवमेंट होता है उसके स्पेशल स्ट्रक्चर्स के जरिए, ये मूवमेंट दिखाता है। ओके, अब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे ब्रेड मोल्ड हम देख सकते हैं। अगर हम ब्रेड को बाहर फेंक देंगे, ब्रेड को टुकड़े को, तो कितने कितने दिन बाद आप देखना कि उसके सरफेस के ऊपर कुछ अलग दिखने लगता है, एक लेयर जमा हो जाता है। ओके, काला कलर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। और ब्रेड मोल्ड एक तरह का फंगी है और ये ब्रांच फिलामेंट आप देखिए,
ब्रांच स्ट्रक्चर है इसका, ओके, और इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ओके, लेकिन इसमें ऊपर स्टैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये मोल्ड है, ये ब्रेड मोल्ड था, ये मोल्ड है, ये ब्रांच फिलामेंट में फिलामेंट है इसका, इसके पास भी क्लोरोफिल नहीं है, ओके, और इसका स्ट्रक्चर है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। ये रख सकते हैं आप, ये बैक्टीरिया है, रॉड शेप दिखाई दे रहे हैं आपको, स्पाइनल या रॉड शेप होते हैं, कॉमा शेप के भी होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनका जो कि इनको मूव करने में मदद करता है, ओके, उनके सेल के अराउंड। तो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वायरसेस होते हैं ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर, दे मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे एंटर ए लिविंग सेल। वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर डेड होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं ना, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ओके। जैसे कोविड-19 में कोरोना वायरस, ये बाहर क्या था? इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, उसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को यूज करके वो एक्टिव हो जाता है, ओके, और वो खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, तो वो एनिमल्स बैक्टीरियल सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया, फंगी और जितने भी दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरसेस, ओके, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय देयर ओन, खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। दे नीड ए होस्ट सेल, लेकिन उनको एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा बॉडी होस्ट सेल है, हमारे बॉडी में उसका न्यूट्रिशन लेके वो लोग खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, ओके। तो वायरसेस को कभी कभार हम लोग कहते हैं एज बीइंग ऑन द एज ऑफ लाइफ बिकॉज दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स बट लैक अदर्स। क्योंकि ये वायरसेस है, इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है लिविंग थिंग्स के, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज नहीं भी होती है इनके पास, हो गया, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, देखिए। अब देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं हमारे सराउंडिंग में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं दूध में कुछ दही मिला दूं, तो धीरे-धीरे करके वो दही में चिपक जाता है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब लैक्टिक एसिड को दूध में कौन प्रोड्यूस करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो क्या करता है? दूध को दही में चेंज करता है, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे जगह में हम ऐसे देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, एयर, हर तरफ हमको नजर आएंगे। ऐसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। अब फूड रखते हैं हम लोग, ताजा नहीं रखते, वो खराब हो जाता है, स्पॉइल कर जाता है, बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह देखने को मिलते हैं, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि मान लीजिए अभी कोई प्लांट रेसिड्यू है, जैसे कि कोई वेजिटेबल का छिलका है, वो पड़ा है कहीं पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? वहां पे आके उसके ऊपर एक्ट करेंगे, वो फ्रूट के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर, और उसको क्या करेंगे? माइक्रोबियल एक्शन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है मैनुअल में, वो मैनुअल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं सॉइल में। कभी कभार देखना फार्मर क्या करते हैं, कहीं पे गड्ढा खोदेंगे, वहां पे जो फ्रूट या वेजिटेबल्स के छिलके हैं उसको डाल देंगे और उसके ऊपर सॉइल से उसको ढक देंगे, उस गड्ढे को ढक देंगे। फिर कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि वो जो गड्ढा होता है उसके अंदर जो रेसिड्यू उन्होंने डाला था वो एक कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, कंपोस्ट मैनुअल, जिसको हम लोग यूज करते हैं हमारे सॉइल को और फर्टाइल बनाने में, ओके, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करके, और फिर से वहां से न्यूट्रिएंट्स नेचर में रिलीज करते हैं। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज फूड प्रोडक्शन में भी होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ईस्ट ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, एक फंगस है जो कि वार्म कंडीशंस में ग्रो करता है। जहां पे वार्म कंडीशंस होंगे वहां पे वो ग्रो करेगा। जब भी इसको हम लोग कोई भी, जैसे कि मान लीजिए ब्रेड बनाते हैं, तो उसका जो डो बनाते हैं ना फ्लोर में शुगर ऐड करके, उसमें हम लोग ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट जब रेस्पायर करता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और उससे हमारा जो डो बनता है काफी सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, क्योंकि हम वहां पे ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, और ईस्ट की यही प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में, ओके, केक बनाने में, और बहुत सारे अदर बेकरी आइटम्स बनाने में।
बैक्टीरिया का यूज किया जाता है कर्ड फॉर्मेशन में। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो जो मिल्क में शुगर होता है उसको ऑपरेट करता है लैक्टोज के ऊपर और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से ही जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है और खट्टा हो जाता है। ओके, तो ये बैक्टीरिया भी वार्म कंडीशन में अच्छे से ग्रो करता है। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट नोड्यूल्स में रहता है। जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं ना, जैसे पल्सेस हो गया, चना हो गया, वैसे प्लांट में रहेगा क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता। तो जो राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाके हमारे सॉइल में वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। तो सॉल्युबल फॉर्म में जो प्लांट होते हैं उस नाइट्रोजन को फिर यूज कर पाते हैं। इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। ओके, अब देखिए अगर हम लोग माइक्रो अल्गे के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वाटर में हमको ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे माइक्रो अल्गे माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर। माइक्रो अल्गे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, एयर में रहते हैं और ट्रीज में रहते हैं। वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, किसको यूज करके? सनलाइट को यूज करके। ओके, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसीलिए हमारे अर्थ का हाफ से भी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है माइक्रो अल्गे। एंड दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड भी करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स को। जैसे कि स्पिरुलिना, कोरेला, डायटम्स। ओके, ये ह्यूमंस यूज करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से। मेडिसिन में भी माइक्रो अल्गे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्पिरुलिना है एक माइक्रो अल्गे, स्पिरुलिना ये माइक्रो अल्गा है। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर फूड, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन 60% प्रोटीन, क्योंकि इसके पास 60% से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है बाय वेट एंड इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 का एक गुड सोर्स माना जाता है। किसको? माइक्रो अल्गा को। और हमारे अर्थ का हाफ से भी ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं माइक्रो अल्गा। ओके, इस तरीके से ये हमको हेल्प करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया था? जिन ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ सिंगल सेल होता है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दे आर जस्ट मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट, ये सब एग्जांपल किसके हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं। और इनका जो काम है, इनके बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। इनके बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, फंगी, एल्गी। ओके, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हम ह्यूमंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल का बना हुआ है। तो सेल्स कैरी आउट स्पेशलिस्ट फंक्शन। तो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है जो कि अलग अलग काम करते हैं क्योंकि ये अलग अलग सेल्स के बने होते हैं। कुछ मसल सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। इनके बारे में हमने डिस्कस किया, इनका काम अलग अलग होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है? एक सिंगल सेल ही सब काम परफॉर्म करता है। तो द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स, हमने पढ़ा। और जो सिंगल सेल का होता है ना उसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने में। ओके, उसीलिए वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। ओके, दिस आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि एनिमल सेल को सराउंड करके रखता है। उसके बाद उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनका न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइंड होता है। ओके, और न्यूक्लियस का पर्टिकुलर काम रहता है। मे हैव स्मॉल वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल्स होंगे तो बहुत ही कम वैक्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ओके, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। किसमें? एनिमल सेल में। याद रखिए एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता या फिर सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, ओके, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, दो चीज होगा, सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा। और इनके न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड रहेंगे। इनके पास प्लास्टिड होता है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता। इनके वैक्यूल काफी लार्ज होते हैं। अब अगर हम बैक्टीरियल सेल में पढ़ेंगे, इनके पास सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है इनका।
ओके, वेल डिफाइंड जब न्यूक्लियस नहीं रहता माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ओके, एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और इनका जो ऑर्गेनेल्स होते हैं बाहर इनको कोई मेम्ब्रेन या कोई भी कवर उनका नहीं होता जो कि सराउंड करके रखेगा। अब इनमें प्लांट और एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं ना वो काफी छोटे होते हैं। प्लांट और एनिमल के सेल्स काफी छोटे होते हैं। अब देखिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज कहाँ पे करते हैं? एनवायरमेंटल क्लीन अप करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को, ओके, फिर उसको क्लीन करके हमारे एनवायरमेंट में उन्हीं एनिमल्स के न्यूट्रिएंट को मिला देते हैं, तो फिर से हम लोग का वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है और जब प्लांट ग्रो करते हैं तो फिर से उस न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं। उसके बाद फूड प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे कि माइक्रो जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया का यूज होता है ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, चीज, इडली, डोसा ये सब बनाने में फूड प्रोडक्शन में हेल्प होता है। और ईस्ट का यूज तो अल्कोहल प्रोडक्शन में भी होता है, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है, ओके, उसमें। एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, जो नाइट्रोजन लेके फिक्स करते हैं हमारे सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए जब भी कोई बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है कोई भी वेस्ट मटेरियल को, तो वहां से वो क्या करता है कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे नेचुरल गैसेस को रिलीज करता है। तो इस तरीके से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है जिसको हम एक फ्यूल की तरह भी आगे यूज करते हैं। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट वर्क ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से? हमने सीखा सेल जो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ओके, ये कैसे क्लासिफाइड है। इनमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्लासिफाइड है। वो वाटर, सॉइल, एयर और हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। और हमने कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा जो कि हमको फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल क्लीनअप, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी और बायोगैस प्रोडक्शन में भी और एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो आज के लिए हमारा ये सेशन ऑफ होता है। ओके, हमने आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया और हमने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, तो इस तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए। ओके, इस तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे। आगे हम आने वाले जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं क्लास 8 के साइंस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।